उस आंदोलन को जोड़ा बल्कि उसे एक निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया। तो इसमें श्री राकेश टिकैत जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं अगले संबोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ श्री राकेश टिकैत जी को आमंत्रित करता हूं। सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित मुख्यमंत्री जी, जिनका बड़ी चर्चाएं स्टेट में रहती हैं, हर स्टेट में रहती है कि बड़ा काम छत्तीसगढ़ में होता है। हरिभूमि एक पेपर है। अब ये तो नहीं पता कि आज ये आयोजक करवाने के बाद में इनको कितने नोटिस आएंगे, ये तो नहीं जानकारी, लेकिन इनकी बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने ये आयोजित करा। यहां पे दो कृषि मंत्री, एक मौजूदा और एक पुराने कृषि मंत्री, और जब तक बिजली में भी नरम और गर्म ना हो तो करंट नहीं दे सकता। भाई बैटरी भी आप रख लो, अगर उसमें एक ही तार होगा तो जलेगा ही नहीं। ये बिजली भी न्यूट्रल और दोनों फेस चाहिए। तो इनको आपको सुनना चाहिए था, जो कुछ दर्द था वो आना चाहिए था, आपने रोक दिए। सुनने की सामर्थ्य चाहिए, सुनना भी चाहिए। बढ़िया मौका था, क्योंकि दर्द तो बहुत होगा, तो वो आना चाहिए। और काका जी हैं, इस आंदोलन के बड़े चेहरे रहे और 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ को बैठे रहे। और देश की पूरी प्रेस इस आंदोलन में जिनका साथ रहा, बड़ा साथ रहा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसने हर रोज इस आंदोलन की खबरें दिखाई। बहुत से लोग कहते हैं जी क्या मिल गया आंदोलन से। आंदोलन से मिला हमको बड़ा परिवार मिल गया। आंदोलन से परिवार बड़ा हो गया हमारा। आंदोलन ना होता तो हो सकता था कि छत्तीसगढ़ में आए यहां के मुख्यमंत्री ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि एमएसपी जब देश में लागू होगी तो एमएसपी पे चर्चा करने वाले ये पहले मुख्यमंत्री, पहला स्टेट होगा कि जिन्होंने भारत सरकार ने कमेटी बनाने की बात करी और स्टेटों में मुख्यमंत्री एमएसपी की मीटिंग में मंच पे किसानों के साथ में बैठने का काम शुरू कर दिया। एक ये बड़ी चीज है। और यहां पे हमने जो एजेंडे थे, जब हम पहली बार आए और मिले तो बहुत सी पॉलिसी इनकी ली। उसमें से देखी पॉलिसी ठीक चल रही है। कई स्टेट है जो ठीक काम करते हैं, कर रहे हैं आप अपने तरीके से। एक कंपटीशन पे अब काम शुरू हो गया है। और यह भी सत्य है कि जब तक सरकारों की सपोर्ट नहीं होगी, ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी ये बच नहीं सकता। क्योंकि बहुत अंतर फसलों में है। जो रेट का अंतर है, बहुत अंतर है। 1967 में जब देश में एमएसपी लागू हुई तो 76 रुपए पर क्विंटल गेहूं का रेट होता था। कर्मचारी की सैलरी 70 रुपये होती थी, तो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। आज उसकी सैलरी 60,000 रुपया है। गेहूं हम 2,000 रुपए के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं, ये बहुत गैप हो गया। और इसीलिए गांव के लोग गांव को छोड़ रहे हैं, खेती किसानी को छोड़ रहे हैं। और सबकी नजरें, बहुत व्यापारी बंधु यहां पर बैठे होंगे, बहुत व्यापार आपने कर लिए होंगे। दिन रात बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, भी कम नहीं मेहनत करते। रोजगार भी लोगों को देते हैं, लेकिन पूरा नहीं पड़ता इनका भी। लेकिन किसान अपने खेत में काम करके देश को भूख से नहीं मरने देता। कोरोना काल हो
या कोई भी चीज, वो मेहनत करता है, कम पैसे उसको मिलते हैं, लेकिन वो अपने खेत को नहीं छोड़ता कभी भी, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकता। ये देश दो चीजों पे बसा हुआ है, दो चीज हमेशा अगर देश में रहेगी तो ये देश बचेगा। जो हिंदुस्तान है, कृषि और ऋषि, ये दो पद्धति हिंदुस्तान को चलाती है। ऋषि पद्धति में सभी जातियां धर्म उसमें आ जाएंगे, जो जिस कस्टम्स को मानता है वो आ जाएंगे। अगर उसके साथ में भी छेड़खानी होगी तो डिस्टर्ब होगा देश। ऋषि पद्धति अगर उसके साथ में भी छेड़खानी होगी तो डिस्टर्ब होगा। सरकारों की पॉलिसी आ गई कि 40% लोगों को गांव से हटा के एग्रीकल्चर सेक्टर को शॉर्ट करेंगे और उसको वहां से हटाएंगे। हमने दिल्ली में पूछा, भाई आप 40% का मतलब ये लगा लो कि 50 करोड़ लोग हम एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाओगे तो कहां लेकर जाओगे उसको, वो बता दो, कौन से उद्योग धंधे में लेकर जाओगे? उनके पास में किसी के कोई जवाब नहीं है। हमने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब ये नहीं कि जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, आप खेती को मजबूत करो, आप उसके सामने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप मजबूत करो, सड़कें आप मजबूत करो, हॉस्पिटल दो, स्कूल गांव में दो, मेडिकल फैसिलिटीज आप गांव में प्रोवाइड करो, आप सस्ती शिक्षा उनको दे दो। प्राइवेटाइजेशन का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतनी बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगार होंगे लोग। तो ये आने वाले टाइम के बहुत से इशू हमारे हैं। हम गए करीब 24 कंट्रियों में, हम गए पूरी दुनिया में, और 72 देशों में हमारा संगठन काम करता है पिछले करीब 25 साल से। ब्राजील एक देश है मुख्यमंत्री जी, वहां 280 लोगों के पास में वहां की 80% प्रॉपर्टी है। जितना बड़ा ये स्टेट छत्तीसगढ़, 2 आदमियों के पास में इतनी जमीन होगी पूरी। तो वो मॉडल तो देश में नहीं चलेगा। कुछ व्यापारियों को बढ़ाना कि उद्योगपति सिर्फ 2 या 3 और 4 ही उद्योगपति देश में होंगे, तो देश की जनता अब समझ गई है पूरी, वो नहीं चलेगा देश में। उसके लिए देश की जनता तैयार हो चुकी है। बहुत व्यापारिक सर्वे हुए यहां पे। एक सबसे महंगी चीज होती है सोना। प्लेटिनियम तो कोई जानता नहीं ज्यादा लोग, लेकिन सोने को आम भाषा में जानते हैं। तीज त्योहार पे महिलाएं उसका 17 बार इस्तेमाल करती हैं एक साल में। कोई फंक्शन हुआ तो ओरिजिनल गहने निकाल के पहन लिए। तो उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं, अब भूख पे व्यापार हो, अनाज पे व्यापार करोगे तो बचेगा। 700 बार देश में एक आदमी को भूख लगती है एक साल में। तो उसने कहा कि व्यापार अब सोने पे नहीं, व्यापार अब भूख पे करना। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है ना, ये भूख पे व्यापार करने वाले लोग हैं कि अनाज पे कब्जा करो। भूख कितनी लगेगी? भूख के आधार पे, जैसे फ्लाइट के टिकट ऊपर नीचे होते हैं ना 1 घंटे में ही। भूख कितनी लगी कि सुबह के टाइम तो कम लगी जी, अच्छा दोपहर होंगे लंच, अजी लंच तक भी वो केले वेले कुछ खा लगा, अच्छा शाम को जरूर खाएगा। तो शाम को लगेगी तो मुंह मांगी कीमतें देनी पड़ेगी। उसका उदाहरण ये नहीं कि आपके यहां पे मैकडोनाल्ड्स होंगे, KFC होंगे, ये जो बड़ी बड़ी फूड चेन आई है, इनका जरा ये बूझना कि जब आपका क्लोजिंग टाइम होता है, बचा हुआ भोजन कहां जाता है। अगर एक पैकिंग उन्होंने खोल दिया और उसमें गुलाब जामुन है और उसमें 8 पीस है और 3 पीस का ऑर्डर मिल गया, उसकी बिलिंग होगी, तो बचे हुए 7 पीस वो जब क्लोजिंग होगा शाम के टाइम रात को, कैमरों के सामने वो डस्टबिन में वे डालते हैं। हमने उनसे पूछा, भाई आपके यहां कर्मचारी है, उनको दे दो।
उनको नहीं दे सकते। जो 24 घंटे उनके वहां पे काम करता है, बची हुई दाल रोटी, एक पेड़ी रोटी का जो आटा होता है ना, उसकी पेड़ी गिन के आती है, पेड़ी उसकी गिनती होती है। तो इस तरह के अगर फूड चेन में लोग आएंगे, बड़े बड़े गोदाम बना के पूरे अनाज को कब्जा करेंगे, तो क्या हालात देश की होगी। तो ये 3 कानून, ये थे वे 3 कानून। किसान तो फिर भी बच जाता, किसान तो बच जाता फिर भी, लेकिन जो गरीब जनता थी, ये हमारा दुकानदार था, ये कहां जाता। जौन सा एक नुक्कड़ की दुकान करने वाला 100 परिवारों को उधार सामान देता है और वो साल भर में पैसा लेता है, वो कहां जाता। ये थे वे 3 काले कानून। हालात ठीक नहीं है, संगठित होना पड़ेगा। बैंक वाले रो रहे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बेच दी सारी, पता भी नहीं चला देश को क्या हो गया भाई। मीटिंग तो ऐसे होती थी ना, पहले भी मीटिंग हुई, भूमि अधिग्रहण के इशू देश में चले तो सारी पार्टियां बैठ के मीटिंग करती थी। सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, बीजेपी की हमारी बड़ी लीडर थी वो देश की। सरकार कांग्रेस की थी वहां पे, लेकिन उन्होंने चेयरमैन किसको बनाया, बीजेपी की एक बड़ी लीडर को उन्होंने चेयरमैन बनाया। हमने भी भूमि अधिग्रहण पे बातचीत करी और अपना ड्राफ्ट दिया तो सुमित्रा महाजन के सामने दिया। हम भी बैठ कर ड्राफ्ट बनाते थे, जो विपक्ष के लोग थे और जो सत्ता के लोग थे, दोनों के बीच की कड़ी थी हम लोग भी, जो किसान संगठन है, बैठ के बातचीत करते थे। आज क्या हो गया। बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के मंच लगने चाहिए। कम से कम छत्तीसगढ़ ने शुरुआत करी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और बात सुन रहे हैं। तो जब ये बातचीत होगी तो ही देश आगे बढ़ सकता है। हम गए जहां मूल्य निर्धारण होता है, उन कमेटियों में हम गए, उस कमेटी में थे हम सभी। जिसने खेत में काम कर रखा है, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, जरा ध्यान से सुन लेना। जिसने हल चला रखा है, किसी आदमी ने हल चला रखा है तो वो जरा हाथ उठा दो, जिसने बैल से हल चलाया हो, क्योंकि वो भाषा वही समझ पाएंगे। ठीक, उसमें एक क्वेश्चन था। अच्छा तो इसी में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एमएसपी पे आएगा इसी में ही, और दूसरा जो वहां निर्धारित होते थे मूल्य उसमें आएगा, और एक सुप्रीम कोर्ट में भी उस कमेटी के लोग आएंगे। तो दोनों चीज बैल से जुड़ी हुई है। जो मूल्य निर्धारण करने वाली कमेटी थी, उसमें एक क्वेश्चन आया और उसमें करीब 16 लोग हम थे जो वहां के अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि बैल किसान के खेत में 160 दिन काम करता है, तो 160 दिन की उसकी मजदूरी लगा दो। सबने प्रस्ताव पास कर दिए। हमने कहा भाई रुको, इसमें क्वेश्चन अधूरा है। बैल 160 दिन के बाद में कहां जाता है और बैल कहां से आता है। अब किसी ने बैल की खेती करी हो तो बताए भी। उन्होंने कहा जी 160 दिन ही तो काम करा, जो जुताई करी। मैं कहा कोई बात नहीं, जुताई करी, लेकिन वो आता कहां से और जाता कहां से है वो। भाई वो खाना भी खाएगा, भूसा खाएगा, चना खाओगा, पानी पीएगा, वो तो 365 दिन किसान के घर पर रहता है। जब तक बैल की 365 दिन की लागत नहीं लगे, उसका दिन क्यों नहीं लगने की, जब तक ये एमएसपी पे हम फसलों के रेट तय कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। जो काका जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इस विचारधारा के लोग वहां पे हैं। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी, वे कमेटी के लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आज से करीब 32-35 साल पहले वे ऐसे ही एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हम भी थे टिकैत साहब के साथ में। मुजफ्फरनगर में सुकरताल एक जगह है, वहां पर थे, काफी कलम हमारे हाथ में दे रखी थी, और पढ़ाने वाले थे शरद जोशी जी, बड़े किसान लीडर देश के लिए, सब लोग जानते होंगे। उनका सवाल था कि ऐसे ब्लैक बोर्ड था, वो पढ़ाने लगे कि गाय का बछड़ा
एक दिन में 2 लीटर दूध पीता है, अगर आज के हिसाब से 25 रुपए का दूध वो पिएगा तो 50 रुपए का रोज दूध पिएगा, और उसका महीने में कैलकुलेशन करा कि 1500 रुपया महीना ये दूध पी गया, तो ये किसान का नुकसान है 1500 रुपये महीना। टिकैत साहब कह लगे भाई रुक जा बात सुन ले भाई, तू व्यापारी हो सकता है, तू अमेरिका में पढ़ा हुआ बड़ा वो हो सकता है, लेकिन तेने अपने हाथ से बैलों की खेती नहीं करी, क्योंकि जिसने बैल की खेती नहीं करी वही बैल कितने का दूध पी गया वो हिसाब लगाएगा। हम तो गाय के बछड़े को, तो ये तो वही जो सुप्रीम वहां पे भी भेजे थे ना, जो आज भी कहते हैं कि एमएसपी से नुकसान होगा, ये तो उस विचारधारा के लोग हैं। ये तो कल मां से भी पूछ जाएंगे कि तेने इतना खर्चा एक बालक पे हो गया तो कहां से पूरा पड़ देगा भाई। मैंने कहा है महाराष्ट्र में गन्ना, मध्य प्रदेश में वो बैल ही शुगर मिल पे लेकर जाते हैं, आप उनको जाके ये बात बता दोगे तो उस विचारधारा के लोग आज भी एमएसपी वाले उस पे हैं। एमएसपी पे सरकार को 1 रुपया नहीं देना। अब एमएसपी का एक मोटा मोटा सा फार्मूला समझ लेना, सबकी समझ में आ जाएगा। करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी पे फसलें देश में होती है, जो अभी मोटा मोटा सा अंदाजा आया। उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें हम खुद कंज्यूम करते हैं, अपने पास में रखेंगे, उसको खाएंगे, हमारे पशु खाएंगे, कुछ सीड में चले जाएगी, बीज में चले जाएगी और कुछ नष्ट हो जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया एक तरफ निकाल दो तो बच गई 8 लाख करोड़ रुपए की फसलें। जो भी खेल है वो 8 लाख करोड़ रुपया में है। हम ये मानते हैं कि पूरे देश में 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें सरकार खरीद लेती है, एक अनुमान के तहत हम लगा कर चलते हैं। अगर वो पूरी फसलें एमएसपी पे किसान से खरीदते तो सीधा 4 लाख करोड़ रुपया किसान के अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो खरीद नहीं होती है। बड़ा खेल एक है, जो व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, जो एक व्यापार वहां पे करता है, वो सस्ते में एमएसपी से नीचे पे फसलें खरीदता है। बिहार में 800 रुपए पे धान खरीदता है, ये मक्का सस्ते में खरीदता है और सरकार को एमएसपी पे बेचता है। तो 1.5 लाख रुपए का घोटाला जो बड़ा उद्योगपति है वो उसमें करता है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया किसान पर जाएगा और 1.5 वो बीच में खा जाता है। अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान के पास में आएगा, तो 1.5 लाख करोड़ तो आएगा वहां से। अब 4 लाख करोड़ की और फसलें बच गई जिसपे बाजार निर्भर है पूरा। वो भी ऐसा तो है नहीं कि वे बिल्कुल फ्री में जा रही है, वो भी कोई सस्ती खरीदी जाती है, कोई वो जो बाजार करता है, जो व्यापार उस पर चलता है, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास वो आएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार से आएगा, जो बड़े उद्योगपति बैठे हैं वो उनसे आएगा और वो किसानों को जाएगा। अगर कानून बन जाएगा तो 3 लाख करोड़ रुपया किसान के खातों में आ जाएगा और 3 लाख करोड़ रुपए जब किसान के पास में आएगा वही हमारे बाजार में जाएगा। जो दुकानदार है उसका भी उसमें हिस्सा है, वो यहां पे रायपुर के दुकानदार जो बैठे हो यहां पे भी आएगा, वो सीमेंट प्लांट में भी जाएगा, स्टील प्लांट में जाएगा, मिस्त्री का जाएगा, वो सर्कुलेट करके घूमेगा पूर्ण रूप से, उस पर सरकार को टैक्स जाएगा। तो एक गलत धारणा है कि एमएसपी पे सरकारों को पैसा देना पड़ेगा। एमएसपी के लागू होते ही सरकार के पास में बहुत फंड इकट्ठा होगा जो टैक्सेस के रूप में जाएगा उसके पास में। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने 3 काले कानूनों को वापसी लिया। बहुत से क्वेश्चन करते, क्वेश्चन सबके सामने आएगा, अजी उसने इलेक्शन के लिए कर दिया, अजी उसने डर क्या कर दिया। हमने उनसे क्वेश्चन ये है भाई, हम यहां पे आए, हम यहां पे टाइम पे आ गए, सब लोग, मुख्यमंत्री जी भी आए टाइम पे आए, हम भी टाइम पे आ गए, बीजेपी के जो हमारे लीडर हैं वो भी टाइम पे आ गए, कृषि मंत्री सब टाइम पे आ गए। यहां हरि भीम वाले ये तो नहीं पूछने कि आप कौन कौन से रास्ते से आए, लिस्ट लेके आप कौन से रास्ते से आए जी, आप कौन से आए। अरे हमारा काम हो गया, आपके टाइम पे आपके घर पे आ गए भाई, हमारा काम हो गया। प्रधानमंत्री ने कैसे कर दिया, हमारा काम कर दिया।
3 काले कानून वापसी ले लिए। तो ये सारे सवाल है आपके सामने आएंगे, तो प्रेस का आपको कैसे जवाब देना है ये भी सीख लो। ये नहीं कि जिसने काम कर दिया फिर भी लाठी लेकर उसी के पीछे रहोगे ना। ये तो है आपस का इनका मामला, सरकार में करवाओ कंपटीशन एक दूसरे उसमें। छत्तीसगढ़ ने बढ़िया काम करा तो दूसरे वाले को बताओ, उससे कंपटीशन करवाओ। इनमें मुख्यमंत्री में होना चाहिए कंपटीशन, किसान की जान बचेगी जब। हमने बीजेपी में करवा दी। हमने एक मीटिंग कर दी मुजफ्फरनगर में। हम मीटिंग करते थे, उनका जो विरोध करते थे मुख्यमंत्री का, हमने कहा जहां मुख्यमंत्री मीटिंग करेगा हम वहीं मीटिंग करेंगे उसी मैदान में। उनसे बड़ी मीटिंग होने लगी तो वे गड्ढे खोदने लगे जेसीबी से मैदान में। हमने कैराने में मीटिंग कर दी, बड़ा विवादित सा क्षेत्र है वो, हरियाणा के बॉर्डर पे। हमने कहा भाई 2 लाइन जा रही यहां से बिजली की। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे 35 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट है। उत्तर प्रदेश में 175 रुपया है। तो हमारा योगी जी इतना कमजोर तो है नहीं कि खट्टर साहब से कमजोर हैं, उनके कंपटीशन आना चाहिए। तो एक कम से कम एक क्वेश्चन शुरू हुआ। तो ये सारे सवाल रहते हैं। एक बहुत लोग कहते हैं कि किसानों की बड़ी जीत हुई। जब समझौता होता है 5 लोगों के बीच में, जब फैसला होता है तो उसमें किसी की हार और जीत नहीं होती, उसमें बराबर लेवल पे होता है। एक बैठे सम्मानजनक एक समझौता हुआ और बड़ा योगदान इसमें रहा, वहां के पुलिस फोर्स का योगदान रहा, प्रेस के मीडिया का रहा, जो वहां पर सफाई कर्मचारी थे उनका रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का रहा। बीजेपी वाले भी धोखे से एक आध बार तो आगे, वो भी जब सामान देना में थे तो धोखे से चिक लगी हुई आगे गाड़ी पे उनके, वो पकड़े गए। मगर भाई जान दो, कंबल वे भी बांटते थे क्योंकि दर्द उनका भी था, भाव उनका भी बढ़ा, तो मदद वहां सबने करी। आते थे सब लोग वहां पे और ये कहते जी हट मत जाना। एक ने भट्टी चढ़वा रखी थी वही, वो खाना बनवा के भिजवा लगा, बीजेपी का लीडर था, वो पकड़ में आ गया, उसकी क्लास लगी। उसने कहा जी भट्टी अब मैं यहां नहीं चढ़वाऊंगा, कहीं और चढ़वाऊंगा। तो योगदान सबका रहा और सबके उससे ही ये रहा। होता क्या है कि छेड़खानी करते हैं। मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे, कांग्रेस वाले ये कहने लगे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्यों है भाई मुख्यमंत्री कांग्रेस के? कांग्रेस एक पार्टी है, आप अपना काम करो। मुख्यमंत्री जी सबके हैं, इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। ये व्यापारियों के भी हैं, ये मुख्यमंत्री इनके भी हैं, ये बीजेपी वालों के भी हैं, जो इस स्टेट में रह रहे हैं ये उसके हैं। बहुत लोग कहते हैं जी प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, मका आपको आओ प्रधानमंत्री जगह मैं बीजेपी का हूं ना, वो देश के प्रधानमंत्री। हमारी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से, हम अपना हक मांगेंगे, आप बीच में मत आओ। हमारा उनका मामला सीधा होने दो। अगर कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री किसी पार्टी का पक्ष करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। अगर भारत सरकार एक पार्टी का पक्ष दर करेगी और वो दिखेगा आम जनता में, हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। काम करो अपना, आप चुन लिए नहीं चुन लिए किसके, अब देश के लिए काम करो। हमने कहा कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने। 18 मिनिस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर को देखती है, उनकी एक एग्रीकल्चर कैबिनेट बननी चाहिए। कोई भी एग्रीकल्चर का फैसला हो वो सारे बैठें और एग्रीकल्चर पे उस पर काम करें। होता क्या है कि देश में किसी भी खाद्यान्न चीज की कमी होगी तो विदेश मंत्रालय बाहर से मंगा लगा, लेकिन किसान पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका नहीं पता उनको। जैसे उदाहरण के तौर पे 2007 में हम देश में अनाज बाहर से मंगाते, सबको पता है हमारे देश में गेहूं की कमी थी। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बड़े टिकैत साहब को बुलवाया, अक्टूबर का महीना था। उन्होंने कहा जी
हालात खराब हैं। देश अगर बाहर से गेहूं खरीदेगा तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत नुकसान हो रहा। टीके साहब ने कहा भाई गेहूं कितना है अभी हमारे पास में? उन्होंने कहा जी 6 महीने का, आगे का ऑर्डर दे रखा। 1600 रुपये क्विंटल की खरीद थी। अपने किसान का 640 रुपया था रेट। 70 मिनट की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप रेट बढ़ा दो। तो पहली बार 400 कुछ रुपया बढ़ा था 2007 अक्टूबर में। किसानों ने गेहूं की बुआई की और ये कहा कि आप खरीद कर लेना, फरवरी में हमारा मध्य प्रदेश और ये जो गेहूं है ये फरवरी में आना शुरू हो जाएगा। आज 14 साल हो गए उस चीज को, एक भी किलो की कमी नहीं रही। देश में एक्सेस गेहूं है। तो सरकारें अगर बैठ के बातचीत करें तो बहुत से सवाल हैं, उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन सरकारों को साफ मन से उसका समाधान तलाश करना चाहिए। ये सारे इशू हैं। यहां के भी कुछ इशू हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारी है कि एक तो आप हर महीने जो डीसी होता है उनको एक सर्कुलर आप जारी कर सकते हो। उससे बहुत से रिलीफ आपको भी होगा और सरकारों के पास में बहुत डाटा आ जाएगा। हर महीने के तीसरा एक बुधवार है। हमको वहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 15 साल हो गए, सरकार किसी की भी आए, तीसरे बुधवार को डीसी सारे अधिकारियों की बैठक लेकर उसमें किसान जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, वे जो उनके क्षेत्र के इश्यू होंगे। वो डेट आगे पीछे भी हो जाती है, जब अगर छुट्टी आ गई तो चेंज हो जाती है। तो यहां तक बहुत लोग नहीं आएंगे, जो पूरा डाटा है वो निकल कर आ जाएगा और उससे बहुत रिलीफ सरकारों को मिलती है। हमारे वहां पे तीसरी गवर्नमेंट है, तो तीसरी गवर्नमेंट में भी वो प्रोसीजर पूर्ण रूप से चला हुआ है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी, तो कई स्टेट में ये शुरू करा है, तो उससे काफी रिलीफ उससे मिल जाता है। तो ये चीजें करो, आपका ठीक आप काम कर रहे हो, इसी काम को आप आगे बढ़ाते रहे और एक नजीर पेश देश में हो कि जिस स्टेट में गोबर की भी खरीद होती हो उसको भी सीधा पैसा मिल रहा है। यहां पर हमने बातचीत भी करी, जब अगर बिजली भी यहां पे एक कनेक्शन पे कुछ यूनिट है भी फ्री आप देते हो, तो हम नाम लेते हैं आप लोगों का भी, जो जो भी काम करता है उसका नाम लेते हैं हम सब जगह जब जाएंगे। और भी जो भी आपकी पॉलिसी है, यहां पे बहुत वेजिटेबल्स यहां पे पैदा होता है, इसकी भी मार्केटिंग हो। और ये जो फार्म यहां पे किसानों ने बना रखे उनको भी देखना चाहिए। बहुत बढ़िया मौसम आपके छत्तीसगढ़ का है, यहां पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी पे भी काम हो सकता है, उन पे भी यहां पे काम हो। ये हिल स्टेट की एक पॉलिसी है, उस पे भी आप यहां पे काम करो। जो पूरा हमारा जो जंगल है, जो हमारे आदिवासी है, आप वहां पे टूरिज्म प्लेस बना के और छत्तीसगढ़ की तरफ टूरिज्म को खींच सकते हो, तो उस पर भी हमारा काम उस पर हो सकता है। ये हिल पॉलिसी है। तो बहुत सी पॉलिसी है कि जो बाहर का जो पैसा है, जो फंड है, वो हमारे स्टेट में आए और यहाँ पे बिल्कुल शांत, यहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं। यहाँ के मतलब इतने शांत स्वभाव के लोग नहीं देखे, बड़ा शांत है। यहाँ पे जंगल है, वे हैं, तो आप इन चीजों पे भी आप काम कर सकते हो, तो उससे बड़ा अर्निंग यहाँ पे आएगा। यहाँ के जो हमारे व्यापारी बंधु बैठे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए। और राइस मिलर बहुत हैं, तो यह है कि एक चीज ये हो सकती है कि भाई आप एमएसपी से कम पे ना खरीद करो, एक राइस मिलर से हो सकता है। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स और जो दूसरी चीजें होती है, तो उसमें भी स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहाँ की पैकेजिंग जो काम है, कोई ना कोई यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रीज भी लग जाए कि बहुत यहाँ पे फ्रूट पैदा होता है, बहुत यहाँ पे सब्जियां पैदा होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप बड़े बड़े फार्म यहाँ पे आप पैदा कर रहे हैं, दिल्ली तक और वहां तक सबको पता है
कि छत्तीसगढ़ में केला, टमाटर, पपीता ये पैदा हो रहा है, तो इसकी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग जाए और छत्तीसगढ़ के नाम से वो बिके, तो उससे भी बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मंच पे बुलाया और एमएसपी पे एक बड़ा बहस यहाँ पे शुरू हुई, तो इसको किसका लाभ होगा किसका नुकसान होगा वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन एक बहस शुरू हुई, एक विचार साझा किया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि आप एमएसपी के इशू पे मंच साझा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री को आपको खिताब दिया जाता है। और एमएसपी से ज्यादा आप खरीद पे यहाँ पे बोनस देते हो, जो भारत सरकार ने जब 7 साल पहले सरकार बनी, इन्हीं की गवर्नमेंट थी, जब एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी कि कोई भी बोनस देगा तो उसके पूर्ण रूप से फंड उसके काटे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप बोनस दे रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और एक नारा छत्तीसगढ़ का पूरा बहुर है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।